ऐसे करोगे तो कौन आएगा यार। बहरहाल भाई, मेरी आवाज क्लियर है? मुझे लग रहा है मेरी आवाज हल्की जा रही है क्या आप लोगों को? नहीं नहीं, बिल्कुल सर, बिल्कुल सही। क्लियर है सर। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दुनिया में बायोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ने के लिए नहीं भेजा, बल्कि असल मकसद से भेजा है, और उस मकसद को जहन में रख के जिंदगी गुजारनी है। तो उस मकसद को जहन में रख के आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था लास्ट सेशन में नर्वस सिस्टम का। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, बट ऑब्वियसली हमें उसे उस लेवल ऑफ कॉम्प्लिकेशन पे जाके डिस्कस नहीं करना है। हाउ एवर, हम बहुत बेसिक सा इंट्रोडक्शन, बेसिक जो टर्म्स हैं, बेसिक जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो वी हैव स्टार्टेड दिस चैप्टर विद द कॉन्सेप्ट हमारी बॉडी में दो दो तरह के जो है ना वो कंट्रोलिंग सिस्टम है, जो दो डिफरेंट मोड्स पे काम कर रहे हैं। एक हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेटिंग सिस्टम है जिसे हम नर्वस सिस्टम कहते हैं, और दूसरा सिस्टम जो हमारी बॉडी में है ये केमिकली हमारी बॉडी में कंट्रोल का फंक्शन अचीव करता है, कंट्रोल करता है बॉडी को मेंटेन करता है, एंड वो एंडोक्राइन सिस्टम कहलाता है। तो इस सिस्टम को इस चैप्टर में सबसे पहले हमने इन दो सिस्टम्स को आपस में साइड बाय साइड, हेड टू हेड कंपेयर किया था कि इन दोनों सिस्टम्स में क्या बातें हैं जो कंपेयर की जा सकती हैं। तो ये आपके पास स्क्रीन पे सारा ये कंपैरिजन लिखा हुआ आ रहा है। उसके बाद फिर हम लोगों ने आपको ये बताया था कि नर्वस सिस्टम जो है, क्योंकि एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, और अगर एक गो में नर्वस सिस्टम के बारे में सारे स्ट्रक्चर, सारी बातें बताई जाएं तो पैटर्न सही नहीं बैठता, इसलिए हमने नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई किया था ऑन डिफरेंट बेसिस। तो अगर हम नर्वस सिस्टम की जैसे कि स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन कर लें कि पूरे नर्वस सिस्टम में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं, तो वी क्लासिफाइड देम इनटू टू टाइप्स, सीएनएस एंड पीएनएस, व्हिच आर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। बॉडी का वो पार्ट जो हमारे सेंट्रल एक्सिस पर मौजूद है, नर्वस सिस्टम का वो पार्ट, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ जाते हैं, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर वो ब्रेन से निकलने वाली नर्व्स और जो स्पाइनल कॉर्ड है उससे निकलने वाली नर्व्स आ जाती हैं। उसके बाद हम लोगों ने बात की थी कि अगर फंक्शनल क्लासिफिकेशन कर ले नर्वस सिस्टम की तो फिर कैसी होगी क्लासिफिकेशन, तो उसके बारे में भी आपको पिछली क्लास में बताया था कि जनाब फंक्शनैलिटी की बुनियाद पर जो नर्वस सिस्टम है वो दो टाइप का है। एक बहुत छोटा सा पार्ट वो है जो आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि एक बहुत बड़ा पार्ट वो है जो आप खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। वी कॉल देम सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फिर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर वी टॉक्ड अबाउट फाइट और फ्लाइट एंड रेस्ट एंड डाइजेस्ट सिस्टम की। उसके बाद हमने बात की थी सेल्यूलर बेसिस पे अगर हम नर्वस सिस्टम को क्लासिफाई करें, तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारा पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम है ये एक नहीं बल्कि दो टाइप्स ऑफ सेल से बनता है, विच आर neurons and neuroglial cells, and actually neuroglial cells are 10 times more in number as compared to neurons, but why we haven't heard about them, because ये जो है इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, बल्कि इनकी हैसियत वैसी ही थी जैसे एक बड़ी सेलिब्रिटी के सराउंडिंग में उसके शेफ की, उसके सपोर्ट स्टाफ की, उसके मेकअप मैन की, उसके सिक्योरिटी की जो हैसियत होती है, बिल्कुल वैसे ही न्यूरोग्लायल सेल्स भी न्यूरॉन की हर तरह की सपोर्ट और नरिशमेंट और प्रोटेक्शन के लिए मौजूद थे। उसके बाद हमने कहा था कि मेजरली जाहिर हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना था न्यूरॉन को, तो हमने स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन जो कि कई दफा एग्जाम में बना हुआ आता है, यू नीड टू लेबल इट, आपको पूछा जाता है कि इसको लेबल करें, तो ये न्यूरॉन का एक बेसिक सा स्ट्रक्चर हमने लास्ट सेशन में कवर किया था, कि जिसमें हमने समझा था कि न्यूरॉन के मेजरली तीन पार्ट्स होते हैं। मेजरली तीन पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है डेंड्रॉन्स, जो कि अगर आप देख पा रहे हैं डायग्राम में तो शॉर्ट प्रोजेक्शंस हैं, जो मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट भी की हुई है, शॉर्ट प्रोजेक्शंस, डेंड्रॉन्स। दूसरा मेजर पार्ट होता है सेल बॉडी, जो आप देख रहे हैं ये स्टार शेप स्ट्रक्चर, ये सेल बॉडी, और ऑल्सो कॉल्ड एज सोमा। और फिर उसके बाद आपको नजर आ रहा है ये लंबा सा स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं एक्सॉन। ठीक है ना। तो ये न्यूरॉन का बेसिक सा स्ट्रक्चर होता है जो हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि भाई न्यूरॉन एक नॉर्मल सेल से हटकर एक सेल है, इसकी शेप डिफरेंट है, और ऑल्दो के सारे न्यूरॉन्स की शेप एक जैसी नहीं होती, फिक्स नहीं होती, बट जिन न्यूरॉन, एक स्टैंडर्ड न्यूरॉन में कौन कौन से स्ट्रक्चर होने चाहिए हमने उसकी बात करने की कोशिश की थी। तो डेंड्रॉन से एक्सॉन, ये हमारा न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, हम इसके बारे में बात कर रहे थे, आज इसी से कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को। तो बेटा जब हम डेंड्रॉन्स की बात करते हैं, यानी कि ये वाले एंड की, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, ये एंड की बात करते हैं, ये वाले एंड्स की, डेंड्रॉन्स, तो याद रखिएगा ये न्यूरॉन का बच्चों रिसीविंग एंड होता है। ये न्यूरॉन का क्या होता है हमेशा से? रिसीविंग एंड, यानी न्यूरॉन कोई भी जब सिग्नल रिसीव करता है तो उसे रिसीव करने का जो काम है वो डेंड्रॉन से होता है। डेंड्राइट्स, इसके ऊपर छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स हैं,
और ये जो सेल मेम्ब्रेन से कनेक्ट हो रहा है ये डेंड्रॉन्स के थ्रू हो रहा है। तो डेंड्रॉन जो है वो किसी भी न्यूरॉन का रिसीविंग एंड होते हैं, और उसके बाद जो सेल बॉडी होती है, सेल बॉडी न्यूरॉन का प्रोसेसिंग एंड होती है। यानी जब कोई सिग्नल रिसीव हुआ तो उस सिग्नल को रिसीव करने के बाद उसको प्रोसेस करना, और प्रोसेस करके इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करना। प्रोसेस करके किस में कन्वर्ट करना? इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, यानी उस सिग्नल को, उस स्टिमुलस को इंपल्स में कन्वर्ट कर देना। क्या मतलब? मिसाल के तौर पर मेरे सामने बैठे हुए मदी को मैंने किया टच। अब ये जो टच का सिग्नल है, स्टिमुलस है, इस टच के सिग्नल को डिटेक्ट करना, और डिटेक्ट करने का काम तो हो जाएगा रिसेप्टर्स का। रिसेप्टर्स बताएंगे डेंड्रॉन्स को। अब डेंड्रॉन्स उस स्टिमुलस को कन्वे करेंगे सेल बॉडी को, और सेल बॉडी उस टच के सिग्नल को एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देगा। एंड देन वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो डिलीवर होगा, आगे बढ़ेगा किसके थ्रू? एक्सॉन के थ्रू। तो अगर हम न्यूरॉन की बेटा कम्युनिकेशन को समझें, तो न्यूरॉन की कम्युनिकेशन बच्चों सबको क्लियर होनी चाहिए। नहीं हो तो बताना कि वो कम्युनिकेशन किस तरफ से होती है, किस पाथवे पे होती है। हमेशा डेंड्रॉन्स हम रिसीविंग एंड का रोल प्ले करते हैं। जो हमारी सेल बॉडी है, यानी जो मेजर ये जो स्ट्रक्चर है ये वाला, ये हमारा प्रोसेसिंग यूनिट होता है। यानी यहां पर जो सिग्नल है ये प्रोसेस होकर इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट होता है, और वंस वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो गया, देन दैट इलेक्ट्रिकल इंपल्स रन्स थ्रू एक्सॉन। बात समझ में आ रही है? वो फिर इलेक्ट्रिकल इंपल्स एक्सॉन के थ्रू रन करता है। तो हमेशा न्यूरोनल ट्रांसमिशन इसी डायरेक्शन में होती है। ये कभी भी किसी भी कंडीशन में किसी भी टाइप ऑफ न्यूरॉन में रिवर्स नहीं होती। सामिया, सना, नीलम, मुजना, बिलाल, समझ में आ रही है बात? मदी, इफरा, फसिया, फराज, ईमान 1, ईमान 2, यस सर। ठीक है। तो जी सर, आ रही न्यूरॉन है। हमेशा कम्युनिकेशन का डायरेक्शन यही रहता है, डेंड्रॉन टू एक्सॉन, जिसमें डेंड्रॉन रिसीविंग एंड है, और वो फिर सेल बॉडी प्रोसेसिंग यूनिट है, जहां इंपल्स बनती है, इंपल्स पैदा होती है, और फिर एक्सॉन पे रन करती है। और फिर इसी के बाद अगर नेक्स्ट न्यूरॉन आ रहा है तो नेक्स्ट न्यूरॉन में फिर इस सिग्नल को रिसीव करेगा उसका डेंड्रॉन, और फिर डेंड्रॉन से सेल बॉडी, सेल बॉडी टू एक्सॉन, और इसी तरह ये ट्रांसमिशन चलती है। तो ये तो हमने लास्ट टाइम न्यूरॉन का बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। अब जरा हम न्यूरॉन की कुछ टाइप्स पर बात करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। और टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो दो बेसिस पे करेंगे। पहला बेसिस है ऑन एक्सोनल टाइप्स, और दूसरा बेसिस है फंक्शनल टाइप्स। ये जो न्यूरॉन हमारे नर्वस सिस्टम का बेसिक सेल है, हमारे नर्वस सिस्टम का मेन सेल है, जिसकी वजह से हमारा नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स पैदा करने की एबिलिटी रखता है, हम ये कह रहे हैं कि जो नर्वस सिस्टम है उसकी दो मेजर टाइप्स, सॉरी न्यूरॉन्स जो हैं इसमें, ये दो मेजर टाइप्स में क्लासिफाई हो सकते हैं। एक एक्सॉन की बेसिस पर क्लासिफिकेशन है, और एक उनकी फंक्शनैलिटी पर। तो अगर एक्सोनल बेसिस पे क्लासिफिकेशन करें तो बेटा न्यूरॉन दो तरह का होता है। एक्सॉन क्या है? अभी मैंने बताया, एक्सॉन में करंट दौड़ता है। जब न्यूरॉन करंट का इंपल्स बना लेता है तो एक्सॉन में वो करंट रन करता है। तो एक्सॉन इज जस्ट लाइक अ वायर। तो अब समझने की बात ये है कि ये वायर बेटा दो तरह का होता है। कितने तरह का होता है ये वायर? दो तरह का वायर होता है। एक वायर वो है जो कि इंसुलेटेड कवरिंग से कवर्ड है, और ऐसे न्यूरॉन को हम कहते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। मैं अभी बना के दिखाता हूं। और दूसरे होते हैं नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। जरा जल्दी से डायग्राम में समझ लेते हैं। तो अगर हमारे पास, इमेजिन कीजिए कि ये एक न्यूरोनल सेल है, ठीक है, ये एक न्यूरोनल सेल है। तो इस न्यूरोनल सेल में जो एक्सॉन आप देख रहे हो, ये एक्सॉन दो तरह का हो सकता है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, उम्मीद है कि आप इंटरेस्ट लेंगे और सवाल भी पूछेंगे अगर आपके जहन में आएगा तो। ये हमारा न्यूरॉन है, ये इसका आप जानते हैं एक्सॉन है। तो एक्सॉन मैंने कहा दो तरह का हो सकता है। एक एक्सॉन कौन सा है बेटा? जिसके ऊपर इस तरह से इंसुलेटेड फैटी शीट है, कंटिन्यूटी में नहीं है, डिसकंटिन्यूटी में है। इंसुलेटेड फैटी शीट, इंसुलेटेड फैटी शीट मौजूद है, जिस शीट को हम माइलिन शीट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बोलते जाओ। माइलिन। माइलिन। जैसे तार होता है ना, तार, वायर होता है, तो वायर में आप देखते हैं ना, वायर में आप क्या देखते हो कि एक वायर है इस पे रबर चढ़ी हुई है, रबर कॉपर वायर है, इस पे रबर की कोटिंग हुई हुई है, और एक वो तार है जिसको आपने रबर कोटिंग से बाहर निकाल लिया, जिसको हम नेकेड वायर कहते हैं। तो इसी तरह एक्सॉन जो है बेटा, ये दो तरह से यानी न्यूरॉन एक्सोनल बेसिस पर दो तरह से प्रेजेंट है नर्वस सिस्टम में। कुछ एक्सॉन्स वो हैं जिनमें क्या
कुछ एक्सॉन्स वो हैं जिनका एक्सॉन जो है वो इंसुलेटेड शीट से, माइलिन शीट से, और ये माइलिन शीट बेटा पैटर्न समझना, ये रोल हुई हुई है, जैसे समोसे की पट्टी होती है ना, या आप समझ लीजिए आपके पास कोई रैपिंग शीट हो और आप उसे गोल गोल रोल करें, तो ये रोलिंग पैटर्न में एक्सॉन पे रोल्स है। दीज आर स्मॉल रोल्स ऑफ माइलिन शीट। ये माइलिन शीट किस नेचर की है, किस कंपाउंड से बनी हुई है? अभी मैंने बताया कि दिस इज मेड अप ऑफ लिपिड। ये चिकनाई है, लिपिड की लेयरिंग होती है इस पर, लिपिड फैट की लेयरिंग है, और इस शीट को हम माइलिन शीट कहते हैं बेटा। और ये माइलिन शीट बनाते कौन है? ये न्यूरॉन खुद ब खुद नहीं बनाता। दिस माइलिन शीट इज प्रोड्यूस्ड बाय, ये एमसीक्यू भी आ सकता है बेटा, प्रोड्यूस्ड बाय सेल्स कॉल्ड शॉन सेल्स, कॉल्ड शॉन सेल्स। और आप कहें सर हमने शॉन सेल्स के कहां से आ गए, तो बेसिकली ये है न्यूरोग्लायल सेल्स की टाइप। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि भाई न्यूरॉन के साथ एक और तरह के सेल्स होते हैं जिनको न्यूरोग्लिया कहते हैं। तो शॉन सेल्स असल में न्यूरोग्लियल सेल्स की एक टाइप है जिनका काम होता है एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीट को प्रोड्यूस करना। तो उम्मीद है कि जो बच्चे लास्ट क्लास में मौजूद थे, मेरे ख्याल है सारे ही मौजूद थे एक आध के अलावा, तो आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। हमने आपको बताया था लास्ट क्लास तक कि आपके नर्वस सिस्टम का जो बेसिक सेल है वो न्यूरॉन है। आज हम बात ये कर रहे हैं कि न्यूरॉन की जो टाइप्स हैं वो किस तरह से क्लासिफाई होता है। तो पहले मैंने आपको बताया कि न्यूरॉन की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो दो बेसिस हैं, एक एक्सोनल बेसिस है, यानी एक्सॉन की बेसिस पे हम न्यूरॉन को क्लासिफाई कर सकते हैं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सॉन अ न्यूरॉन कैन हैव, और दूसरी बेसिस जो है वो उसकी फंक्शनल बेसिस की बात हम थोड़ी देर में करेंगे। एक्सोनल बेसिस पे मैंने बताया एक्सॉन इज जस्ट लाइक अ वायर बिकॉज वो करंट को कैरी करता है। तो अब एक्सॉन दो तरह का है, एक एक्सॉन वो है जिस पर डिसकंटिन्यूअस डिस्क्रीट शीट चढ़ी हुई है, डिस्क्रीट रोल्स ऑफ फैट चढ़े हुए हैं, और उस डिस्क्रीट रोल को हम माइलिन शीट कहते हैं, जो कि शॉन सेल्स के थ्रू प्रोड्यूस होती है, जो कि न्यूरॉन के साथ ही मौजूद होते हैं बिकॉज दे आर ग्लायल सेल्स। इज दैट क्लियर बच्चों? यस सर। यस सर सर। लेकिन इनका काम क्या होता है माइलिन मैं शीट बता रहा का? हूं, मैं बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं बेटा। जबकि दूसरा न्यूरॉन क्या होता है, दूसरा न्यूरॉन कौन सा न्यूरॉन होगा? जिसके एक्सॉन पर ये कवरिंग नहीं होगी, जिसके एक्सॉन पर ये जो कवरिंग्स आप देख रहे हैं माइलिन की, ये नहीं होंगी, तो ये वाला न्यूरॉन क्या कहलाएगा? नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन कहलाएगा। ठीक है ना? क्या कहलाएगा बच्चों? नॉन माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड सेल। न्यूरॉन। अब जनाब यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट, स्कूल में अगर आप लोग पढ़ चुके हैं तो मेरे ख्याल है आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन अगर नहीं पढ़ा है तो फिर मैं जरूर आपको बताने लगा हूं कि माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्या फर्क होता है। माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेट दोनों याद रखें। न्यूरॉन को न्यूरॉन के अंदर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक पैदा कर देते हैं माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, हालांकि दोनों में एक्सॉन मौजूद है, दोनों में करंट दौड़ रहा है। लेकिन होता क्या है, ये जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है इसमें ये जो गैप्स आ रहे हैं ना बेटा, ये वाले गैप्स, दिस गैप, दिस गैप, दिस गैप, इन गैप्स को हम कहते हैं नोड्स ऑफ रणवीर कपूर, सॉरी नोड्स ऑफ रेनवियर। इनको क्या कहते हैं बच्चों? नोड्स ऑफ रेनवियर। तो होता क्या है कि दोनों जो न्यूरॉन्स है ना, इनमें करंट के मूव करने का पैटर्न डिफरेंट है। ठीक है? और आपने स्कूल में पढ़ा होगा बेटा, ये जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है उसमें करंट ऐसे सीधा सीधा रन करता है अलोंग दी होल लेंथ ऑफ एक्सॉन, करंट का इंपल्स इस तरह से ट्रेवल करता है। जबकि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है इसमें करंट सीधा सीधा ट्रेवल नहीं करता, बल्कि वो जंपिंग फैशन में ट्रेवल करता है, एंड जंप होती है फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू अनदर नोड ऑफ रेनवियर। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसमिशन ऑफ माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। Sir, लिसन can you केयरफुली। explain it again? सॉरी, Sir, can you explain it again? हाँ मैं दोबारा बता रहा हूं। मैंने क्या कहा कि माइलिनेटेड न्यूरॉन और नॉन माइलिनेटेड में बेसिक समझ में आ गई कि माइलिनेटेड न्यूरॉन में माइलिन शीट की कवरिंग मौजूद है, ठीक है, जो डिसकंटिन्यूअस कवरिंग है, और उन कवरिंग से दरमियान में जो नोड्स हैं, जो गैप्स हैं, उनको हम नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं। अब माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है उसमें जो इंपल्स है ना, वो वायर में, एक्सॉन में लीनियर रन नहीं करती, बल्कि इट जंप्स, इट रन्स इन फॉर्म ऑफ जंपिंग पैटर्न। जैसे आप चीते को भागते हुए आप देखते हैं, आप जानते हैं दुनिया का सबसे फास्टेस्ट रनिंग एनिमल जो है वो चीता है। अब चीता जब भागता है तो आप को पता नहीं, मालूम है नहीं कि 95% ऑफ द टाइम चीता जो है उसकी चारों टांगे हवा में होती हैं, क्योंकि जब आप जंप करके रन करते हैं तो आपकी जंपिंग बहुत तेज हो जाती है, आपकी रनिंग बहुत तेज हो जाती है जंपिंग फैशन की वजह से, एंड दैट इज व्हाट हैपनिंग विद द माइलिनेटेड न्यूरॉन एज वेल।
क्यों? नॉन माइलिनेटेड जो न्यूरॉन्स हैं उनमें द करंट हैज टू ट्रेवल दी होल लेंथ, पूरे एक्सॉन की लेंथ को ट्रेवल करना पड़ेगा। बट जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है वहां पर चूंकि इंसुलेटेड शीट्स मौजूद हैं, भाई अभी मैंने बताया था ना ये फैटी शीट है, लिपिड की शीट है, इंसुलेट करती है, तो बजाय इसके कि वो इंसुलेशन से रुकें, इंपल्स एक नया पैटर्न तैयार करता है जिसको आप A2 बायोलॉजी में जाके पढ़ेंगे। इस मेथड को कहते हैं सॉल्टेटरी, अभी तो कोई नहीं पूछेगा, सॉल्टेटरी कंडक्शन। यानी दोनों की कंडक्शन में फर्क क्या है? दिस इज लीनियर कंडक्शन, यानी जो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होता है उसमें करंट लीनियर सीधा सीधा ट्रेवल करता है और इसीलिए उसे रेजिस्टेंस का सामना ज्यादा होगा, जबकि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन है उसमें इंपल्स जंपिंग फैशन में ट्रेवल करता है फ्रॉम वन नोड ऑफ रेनवियर टू अनदर, एंड दिस पर्टिकुलर मेथड इज कॉल्ड सॉल्टेटरी कंडक्शन। और इस जंपिंग फैशन की वजह से बच्चों जो हमारा नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन है ना उसकी जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है वो लगभग 1 मीटर पर सेकेंड है। 1 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 1 मीटर, ये भी कोई कम स्पीड नहीं होती। इंपल्स की जो ट्रांसमिशन है वो ये कम नहीं है कोई स्पीड। हमारी बॉडी 3-3.5 मीटर की होती है मैक्सिमम अडल्ट की बॉडी, और ये 1 सेकेंड में 1 मीटर के स्पीड ऑफ कंडक्शन पे ट्रेवल करा रहा है। लेकिन माइलिनेटेड न्यूरॉन में ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस यूनिक पैटर्न जो स्पीड ऑफ कंडक्शन है वो कितनी हो जाती है? 100 मीटर पर सेकेंड। कितनी? 100 मीटर। बेटा ये कम स्पीड है क्या? 100 मीटर पर सेकेंड का मतलब समझते हो? वी कैन नॉट इवन इमेजिन दिस। 100 मीटर 1 सेकेंड में, यानी हमारी बॉडी अगर मान लें 3.5 मीटर की भी है, 3.5 मीटर की भी है, तो 1 सेकेंड में न्यूरॉन कोई 30-35 दफा जो है वो आपकी पूरी बॉडी को ट्रेवल कर सकता है, सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकता है। यस और नो? यस सर। Yes, sir. बात समझ में आ रही है? अब्दुल मोइज, ईमान 1, ईमान 2, फसीहा, मुजना, सना, सामिया, यस सर। क्या समझाया? Yes. मैंने फिर बता दूं बेटा, मैंने बताया कि जो हमारे न्यूरॉन्स हैं एक्सोनल वैरायटी के हिसाब से दे कैन बी क्लासिफाइड एज माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। व्हाट इज द डिफरेंस? एक का जो एक्सॉन है इट हैज यूनिक रोल्स ऑफ फैटी शीथ, discontinuous roles of fatty sheath, we call that myelin sheath, made by Schwann cells, which are type of glial cells. We have discussed that in the previous session. And the other cells, other neuron is without the myelin. What is difference in between them? In myelinated neurons, the impulse do not travel linearly, rather it travels in a jumping fashion from one node of Ranvier to another node of Ranvier. This increases the conduction, speed of conduction from 1 meter per second to 100 meter per second, which is obviously now it's very clear कि जो हमारे myelinated neurons होते हैं ये बहुत ज्यादा fast activity वाले neurons होते हैं, जबकि जो non myelinated neurons हैं इनकी भी speed of conduction कम नहीं है, लेकिन myelinated के मुकाबले में कम है क्योंकि इसमें impulse has to travel more distance, because वो linearly travel कर रहा है, so it has to travel more length and therefore the speed of conduction is low. एंड जब हम ये कहते हैं कि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर सो फास्ट, तो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स का ज्यादातर नंबर कहां होगा? हमारे ब्रेन में, क्योंकि हमारे ब्रेन को जो प्रोसेसिंग है वो बहुत ही क्विकली करनी होती है। यस और नो? पूरी बॉडी में जहां जहां न्यूरॉन जा रहे हैं जरूरी नहीं सारे माइलिनेटेड हो, लेकिन मोस्ट नंबर ऑफ माइलिनेटेड न्यूरॉन्स लाई इन योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जो आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो न्यूरॉन्स मौजूद हैं उनमें ज्यादातर न्यूरॉन माइलिनेटेड हैं, नॉन माइलिनेटेड भी हैं, लेकिन ज्यादातर न्यूरॉन्स उनमें क्या है? माइलिनेटेड है। लॉजिक क्या है इस बात की? बड़ी सिंपल सी लॉजिक है कि आपके ब्रेन को फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स के लिहाज से हजारों चीजें प्रोसेस करनी होती हैं, एंड फॉर दैट वी नो कि हमें बहुत ज्यादा फास्ट कंडक्टिंग न्यूरॉन्स चाहिए। और अल्लाह ताला की हिकमत है कि जहां पर हमें फास्ट कंडक्शन चाहिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वहां अल्लाह ताला ने माइलिनेटेड न्यूरॉन्स रखे हैं, और जहां उतनी फास्ट कंडक्शन नहीं चाहिए, जैसे हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम की एक्टिविटी बहुत तेज तो नहीं चाहिए ना हमें, तो वहां पर जो न्यूरोनल सप्लाई है वो नॉन माइलिनेटेड है। अल्लाह का शुक्र है वो नॉन माइलिनेटेड है, वरना 2 मिनट के लिए सोचो अगर वो माइलिनेटेड होता तो एक दफा इंपल्स जब ट्रेवल करता तो ठक 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 करके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में बार बार रिसीव हो रहा होता, बार बार रिसीव हो रहा होता, और जब वो बार बार रिसीव होता तो मिसाल के तौर पे अगर आपको यूरिनेट करना है, ब्लैडर में प्रेशर डेवलप हुआ है, अर्ज गई है यूरिनेट करने की, और लेट्स से कि आपका जो ब्लैडर है वहां पर माइलिनेटेड न्यूरॉन आ रहा होता तो जो यूरिन को की अर्ज को रोकना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि माइलिनेटेड न्यूरॉन्स की जो सिग्नल कंडक्शन है वो इतनी तेज तेज हो रही होती है, बार बार आपको ब्लैडर पे सिग्नल रिसीव हो रहा होता है कि भाई यू नीड टू पास यूरिन, तो यूरिन होल्ड करना या स्टूल्स को होल्ड करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता। बताने का मकसद ये है कि जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स जहां पर इसकी जरूरत है अल्लाह ताला ने माइलिनेटेड रखे हैं, और मोस्ट ऑफ द माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन योर ब्रेन। इज दैट क्लियर बच्चों?
एंड ऑन द अदर हैंड जहां पर बहुत ज्यादा हाई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडक्शन फास्ट रिक्वायर्ड नहीं है, वहां नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स है। इज दैट क्लियर? बच्चों क्लियर है बात? ऑनलाइन वालों जवाब तो दे दो। मुजना, फसीहा, इफरा कहां चले गए? मेरी आवाज आ रही है? की आवाज कट हेलो, रही है थोड़ी सर। मेरी आवाज आ रही है भाई? हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हेलो यस सर। हेलो हेलो आ हेलो। रही है सर, आ रही है। ओके 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 बेटा, यहां तक बात समझ में आ गई? माइलिनेटेड नॉन माइलिनेटेड से रिलेटेड सबको? सामिया, अदीबा, माज, Yes, sir, सामिया, understood. Yes, मुजना, sir. यस Sir. सर। फराज, फसीहा, Yes, sir. बिलाल। यस सर। चलो मेरे बच्चे, अब यहाँ पर यस एक मुझे बात याद आ जाती है जो मैं अगेन इसको बता के फिर आगे बढ़ूंगा फंक्शनल टाइप्स की तरफ, कि अब जैसे कि मैंने कहा मोस्ट ऑफ द माइलिनेटेड न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन, यस प्लीज, ब्रेन। इन योर Brain. सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में आपके ज्यादातर मौजूद है माइलिनेटेड न्यूरॉन्स। अब जरा समझना बेटा, माइलिनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर जैसा कि आपको अंदाजा हो रहा है कि जो करंट की फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत तेज होती है। तो अगर जहां माइलिनेटेड न्यूरॉन्स हैं ब्रेन के अंदर या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वहां पर माइलिन शीथ किसी वजह से ना बन पाए या डैमेज हो जाए, किसी वजह से ना बन पाए या क्या हो जाए, डैमेज हो जाए, तो मेरे बच्चे इसी डैमेज ऑफ माइलिन शीथ की वजह से एक मेडिकल डिसऑर्डर पैदा होता है। आपने शायद स्कूल में नहीं पढ़ा होगा लेकिन सुना जरूर है, एपिलेप्सी का नाम सुना है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, इसको sir. मिर्गी सर। कहते हैं, मिर्गी। ये मिर्गी कैसे होती है मैं समझाता हूं आपको। किसी के खानदान में किसी को मिर्गी हो तो आप रिलेट कर सकते हैं। क्या होता है मिर्गी में, कि जो मिर्गी होता है, एपिलेप्टिक पेशेंट होता है, वैसे नॉर्मली होता है, लेकिन जैसे ही वो कोई स्ट्रेस कंडीशन में जाता है, जैसे ही वो कोई ऐसी एक्टिविटी में जाता है जो कि बहुत ज्यादा ब्रेन फंक्शनैलिटी को रिक्वायर करती है, तो फौरन से उसे अटैक पड़ जाता है। और बेसिक साइंस क्या चल रही है इसमें बेटा, हो ये रहा है कि असल में माइलिन शीट जो उसकी फॉर्म हो रही थी ना, वो प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो पाती, और बहुत सारे न्यूरॉन्स की माइलिन शीट डिसकंटिन्यू यानी पूरी प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुई होती। बहुत सारी माइलिन शीट मर्ज हो जाती हैं न्यूरॉन्स की आपस में, जिसकी वजह से जो इनके तार हैं, जो एक्सॉन्स है ना, वो बहुत ज्यादा क्लोजली टच हो रहे होते हैं, बहुत ज्यादा ओवरलैप या ट्विस्ट हुए होते हैं मल्टीपल न्यूरॉन्स के। तो जब तक वो नॉर्मल एक्टिविटीज कर रहे होते हैं, तो नॉर्मल एक्टिविटीज के दौरान जो करंट होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होता न्यूरॉन्स में। लेकिन जैसे ही वो कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, मिसाल के तौर पे कहीं पर वो एक लाइन में चल रहे हैं, हाइट पर चले गए, या चेस खेल रहे हैं, या ड्राइव कर रहे हैं बहुत स्पीड में और ब्रेन को बड़ा हाजिर रखना है, तो इन एनी कंडीशन जो, या स्ट्रेस ले लिया बहुत ज्यादा, जहां पर उनके ब्रेन में बहुत ज्यादा सिग्नलिंग हो रही है, बहुत ज्यादा डिप्रेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा डिप्रेसिव सिग्नल्स आ रहे हैं, बहुत ज्यादा हेडेक, टेंशन ले ली किसी चीज की, तो इन एनी ऑफ दोज कंडीशन चूंकि करंट का जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और माइलिन शीट प्रॉपर नहीं होती, तो बिल्कुल जैसे दो तारों को आप आपस में टच करें और शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बिल्कुल इसी तरह जो आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें जो माइलिनेटेड न्यूरॉन्स होने चाहिए थे, जिनकी माइलिन शीट प्रॉपरली नहीं है, उनके जो करंट फ्रीक्वेंसी, करंट पल्स जो बढ़ेगा, एग्जाम दे रहे हैं जी हाँ, एग्जाम के दौरान भी हो सकता है, जब उनमें फ्रीक्वेंसी ऑफ इंपल्स बढ़ेगी तो अल्टीमेटली शॉर्ट सर्किट का चांस होगा, और जब वो शॉर्ट सर्किट होगा तो अल्टीमेटली वो क्या देखेंगे हम, कि वो बेहोश हो जाएंगे, उनको दौरा पड़ेगा, ब्रेन एकदम शटडाउन फेज में चला जाएगा, और जब तक वो करंट का इंपल्स नॉर्मल नहीं हो जाता, आहिस्ता आहिस्ता करके गिर नहीं जाता, तब तक वो होश में नहीं आते हैं। और इसीलिए फौरन से उनको सिडेटिव वगैरह दिया जाता है ताकि ब्रेन की एक्टिविटी नॉर्मल हो और वो होश में आ जाए। इसीलिए जो भी एपिलेप्टिक पेशेंट्स होते हैं उनको ऐसी किसी भी एक्टिविटी से मना किया जाता है जिसमें बहुत ज्यादा ब्रेन स्टॉर्मिंग इन्वॉल्व होती है, इवन कि आप किसी भी तरह के माइंड स्पोर्ट में भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड थिंग। एम आई क्लियर? एनी क्वेश्चंस टिल दिस पॉइंट? अदीबा, No, sir. मुस्ना, नीलम, एनी क्वेश्चंस बेटा? Yes, sir, clear. आगे बढ़ जाऊं? चल भाई, ऑनलाइन वालों आज तुम्हारा रिस्पांस 3-4 का ही आ रहा है, बाकियों का नहीं आ रहा। सो रहे हो क्या तुम लोग? मनाहिल, सना, सामिया किधर हो भाई? Sir. जी बोलो, आ रही है बात समझ में? इफरा? Yes, sir. अच्छा चलें आगे चलते हैं मेरे बच्चे। सर हाँ नॉन माइलेटेड केस में नहीं हो सकता ये? सॉरी सर जो नॉन माइलेटेड होते हैं तो उनमें इस तरह नहीं हो सकता? बेटा, हो तो उनमें भी सकता है, लेकिन होता क्या है कि वो चूंकि उनका नंबर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कम होता है ना, तो इसलिए अगर उनमें हो भी रहा है तो बहुत ज्यादा कोई शटडाउन फेज नहीं आ जाता। ठीक है, लेकिन सर? हाँ बोले। सर अगर क्या कहते हैं माइलिनेटेड सेल जो होते हैं, अगर इनकी तादाद कम हो तो क्या कहते हैं ये पैरालिसिस कॉज कर सकते हैं?
नहीं, तादाद क्यों कम होगी? जब अगर नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट हुई है तो तादाद ज्यादा होगी, क्यों कम होगी? और अगर नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट ही नहीं हुई है तो इसका मतलब वो बंदा ही अब नॉर्मल है। जी भाई सर। नॉर्मल ब्रेन डेवलपमेंट में तो माइलिनेटेड न्यूरॉन ही ज्यादा बनेंगे ना, ये तो एक मतलब बेसिकली हमारी जीन्स में ही मौजूद है ये फंक्शन। तो वो क्यों माइलिनेटेड कम होंगे? ये थोड़ी कि हम अलग से चर्बी खाएंगे फिर बनेगा माइलिनेटेड न्यूरॉन। ठीक है, यस सर। चलो अब फंक्शनल टाइप पे आ जाए। ये मेरे ख्याल है सारे बच्चों को पता होती है। जब न्यूरॉन्स को हम क्लासिफाई करते हैं फंक्शनैलिटी के बेसिस पर, तो हम न्यूरॉन्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं? एज इनटू सेंसरी, थ्री टाइप्स, इंटरमीडिएट एंड सेंसरी रिले। न्यूरॉन्स, रिले और इंटर न्यूरॉन्स, न्यूरोमस्कुलर, इंटरमीडिएट। एंड फाइनली मोटर न्यूरॉन्स। यस और नो? यस सर। तो न्यूरॉन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर बेसिक फंक्शन या फंक्शनैलिटी की बेसिस पर न्यूरॉन्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स। अब यहीं पर इस टाइप की डिटेल समझ लेते हैं। बेटा सेंसरी न्यूरॉन वो होते हैं जो रिसीव करते हैं स्टिमुलस को, स्टिमुलस कहते हैं सिग्नल को, जो रिसीव करते हैं स्टिमुलस को, रिसीव स्टिमुलस फ्रॉम स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स। देखो, अब जैसे आपकी आंख है, अब आपकी आंख में फोटो रिसेप्टर्स मौजूद हैं। फोटो रिसेप्टर्स क्या करते हैं? लाइट को सेंस करते हैं। अब लाइट को जब वो सेंस कर लेते हैं, रिसीव कर लेते हैं सिग्नल को, तो अब इन फोटो रिसेप्टर्स से ऑप्टिक नर्व आ रही है आपकी आंख में। ऑप्टिक नर्व में जो न्यूरॉन मौजूद हैं वो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो यहां से सिग्नल को रिसीव करेंगे। तो बेसिकली जो सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं ये वो न्यूरॉन्स होते हैं जिनका काम होता है कि ये स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर से सिग्नल को क्या करने? रिसीव करने, एंड फिर रिसीव करके उसे कहां कैरी करें? एंड कैरी इट टू रिले न्यूरॉन। दोबारा समझना बेटा, क्या कहा मैंने? कि जो हमारे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं पूरी बॉडी में फैले हैं। व्हाट आर सेंसरी न्यूरॉन्स? सेंसरी न्यूरॉन्स वो स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स होते हैं जो स्टिमुलस यानी सिग्नल को रिसीव करते हैं। कहां पर? कहां से? किससे? स्पेशलाइज रिसेप्टर से रिसीव करते हैं, और रिसीव करके फिर उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं। अगर आप गौर करें तो क्या यहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनेगी? भाई अगर मैंने टच किया, टच का सिग्नल आया, तो क्या वो टच का सिग्नल इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट होगा? यस और नो? Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है जी। तो बेसिकली दीज आर न्यूरॉन्स। अभी मैं फ्लो चार्ट भी बना के समझाऊंगा। मुझे पार्टिसिपेशन कम मिल रही है बेटा, समझ नहीं आ रहा तो पूछो, और अगर आ रहा है तो पार्टिसिपेट करो। कि भाई आपके स्किन के नीचे, एक मिनट रुक जाओ बेटा, आपके स्किन के नीचे बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, बेतहाशा अमाउंट में रिसेप्टर्स हैं। तो जैसे ही आपकी स्किन पे कोई गर्म चीज लगती है, या आपकी स्किन पे टच होता है, आपकी स्किन पे प्रेशर लगता है, या आपकी आंख पे लाइट पड़ती है, तो यहाँ रिसेप्टर्स मौजूद है। और ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? ये सिग्नल को कैच कर लेते हैं, और सिग्नल को रिसेप्टर से रिसीव करने वाले जो न्यूरॉन्स होते हैं वो होते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। और जैसे ही वो रिसेप्टर से रिसीव करेंगे तो इस सिग्नल को वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स ऑल द वे, जैसे आई बॉल की मैंने एग्जांपल दी कि आई बॉल में फोटो रिसेप्टर्स हैं। अब फोटो रिसेप्टर्स जो हैं, रॉड्स एंड कोन्स, आप पढ़ेंगे आगे ऑप्टिक सिस्टम में, वो क्या करेंगे? लाइट के सिग्नल को रिसीव करेंगे और ऑप्टिक नर्व में जो सेंसरी न्यूरॉन्स उनको दे देंगे। फिर ये सेंसरी न्यूरॉन जो है इस सिग्नल को कैरी करेंगी टुवर्ड्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जहां पर ये फिर उसको आगे रिले न्यूरॉन को दे देंगे। तो समझने की बात ये है कि सेंसरी न्यूरॉन ये वो पहले न्यूरॉन्स होते हैं जो रिसेप्टर से सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, और रिसीव करने के बाद उसे इंपल्स में कन्वर्ट करते हैं, एंड देन द सिग्नल देन मूव इन फॉर्म ऑफ इंपल्स फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टुवर्ड्स रिले न्यूरॉन। इज दैट क्लियर? यस सर। जी। Yes, sir. अब सवाल पूछो, क्या पूछे थे? कुछ सवाल आ रहा था। सर क्या कहते हैं, ये सेंसरी न्यूरॉन ही क्या कहते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स को, स्टिमुलस को इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट करके आगे भेजते हैं। जी जी भाई, जाहिर है न्यूरॉन में जो ट्रांसमिशन है वो तो है ही इलेक्ट्रिकल। तो जब सेंसरी न्यूरॉन रिसीव करती है, तो यही मैं देखो यहाँ मैंने छोटा सा वन लिखा है, पहली इलेक्ट्रिकल इंपल्स कब बनी? जब सेंसरी न्यूरॉन ने रिसेप्टर से रिसीव किया, यहां पर इंपल्स बन गया है, सिग्नल जो है वो कन्वर्ट हो। जैसे मैंने हमेशा शायद एग्जांपल दी, तुम लोगों की क्लास में भी नहीं दी। जैसे मिसाल के तौर पे एग्जांपल मद्दी की ले लेते हैं। मद्दी हमारी बड़ी फेवरेट बच्चा है माशाल्लाह से। अब मद्दी की एग्जांपल लिया, चलो मद्दी को आज छोड़ देते हैं, राफे या अब्दुल मुइज या बिलाल की एग्जांपल कंसिडर कर लें। अब बिलाल बैठा हुआ है या राफे बैठा हुआ है, और अम्मी आती हैं और प्यार से इसके गाल पे टच करती हैं, तो राफे मुस्कुरा के देखेगा ऐसे करके, है ना, अम्मी को आज बड़ा प्यार आ रहा है। इसी तरह कोई टीचर आता है और टीचर आके टच कर देता है, तो राफे थोड़ा, अगर शाबाशी वाला टच है तो राफे खुश हो जाएगा, और अगर गुस्से वाला टच है राफे डर जाएगा। कोई अननोन स्ट्रेंजर आता है और वो आके टच करता है, राफे क्या बोलेगा? अबे क्या हो गया? ओ भाई, ओ क्या हो गया? हु आर यू? हाउ डेयर यू टच मी?
और उसी जगह पर अगर राफे की ख्वाबों में आने वाली एक दोशीजा, जो राफे की ख्वाबों में आती है, जिसको देख देख के राफे रातें गुजारते हैं, अगर वो दोशीजा इनके सामने आ जाएं और वो इनको प्यार भरा टच करें गाल पे प्यारा सा, फिर राफे की जो सिग्नलिंग है ना वो अलग ही होगी। तो कहने का मकसद ये है कि सारे एग्जांपल्स में एग्जांपल तो टच की है, लेकिन बॉडी इज सो स्मार्ट कि जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं वो उस सिग्नल को उसी रेफरेंस में कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, और देन फिर वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ रन करती है, यानी टुवर्ड्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो बेटा जो रिले न्यूरॉन है वो क्या करेगा, ये रिसीव करेगा क्या, सिग्नल, किस फॉर्म में, इंपल्स की फॉर्म में। किससे रिसीव करेगा बेटा, फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन। अब यहां समझने की बात क्या है कि ये सिग्नल को रिसीव करेगा सेंसरी न्यूरॉन से, फिर उस इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिकोड करेगा, डिकोड दैट इलेक्ट्रिकल इंपल्स, क्योंकि अब रिस्पॉन्स डिसाइड करना है। तो इसलिए अब टच जो है वो टीचर ने किया था या दोशीजा ने किया था या अम्मा ने किया था या स्ट्रेंजर ने किया था, वो तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट हो गया। अब जब ये इसको रिले न्यूरॉन को मिलेगा तो रिले न्यूरॉन क्या करेगा, उस सिग्नल को डिकोड करेगा और डिकोड करके ये देखेगा कि भाई ये सिग्नल, ये टच किस तरह का टच था, और डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टच एंड डिपेंडिंग ऑन हु हैज टच्ड यू, ये एक नया इंपल्स बनाएगा जिसे हम रिस्पॉन्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रिस्पॉन्स इलेक्ट्रिकल इंपल्स। भाई समझ में आ रही है, यहां पर दूसरी बार इंपल्स बनाए, सेकेंड इलेक्ट्रिकल इंपल्स बनी है, समझ में आ रही है, लेकिन ये रिस्पॉन्स इंपल्स है, यानी डिकोड हुआ सिग्नल और डिकोड होने के बाद उसको इंटीग्रेट किया गया। मैं यहां पर जगह थोड़ी सी और खाली कर लेता हूं, ये समझ लीजिए, डिकोड हुआ इलेक्ट्रिकल इंपल्स और फिर डिसाइड हुआ एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स, कि भाई इसको रिस्पॉन्स देना भी है या नहीं देना है। और अगर रिस्पॉन्स देने, जैसा कि मैंने बताया कि जनाब आली मुस्कुराकर भी रिस्पॉन्स हो सकता है, गुस्से वाला रिस्पॉन्स भी हो सकता है, और जनाब पूरे मचलने वाला भी रिस्पॉन्स हो सकता है। तो ये कैसे पता चल रहा है, ये रिले न्यूरॉन्स जो है वो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ टच उसे समझेंगे और समझने के बाद उसका एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स डिसाइड करेंगे। एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि अब्बा ने टच किया, अब्बा को चपेट रख दी, है जी, अब्बा है ना भाई, अब्बा तो कर सकते हैं टच, तो अब्बा को चपेट नहीं रखेगा दिमाग। अगर दिमाग सही जगह पर है तो अब्बा को चपेट नहीं रखेगा, और अगर दिमाग ने जरा अब्बा बनने की कोशिश की तो फिर अब्बा बन के आपको घर से बाहर निकाल देंगे। तो बिल्कुल एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स डिसाइड होगा और उस एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स को फिर एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। यस और नो? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यहां पर सेकेंड इलेक्ट्रिकल Yes. इंपल्स बनी है, एंड देन ये जो इंपल्स है, जब ये अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स डिसाइड हो गया है, बेटा मुजना बात समझ में आ रही है, फसीहा मुजना, सना कामरान, Yes, sir, clear. ठीक है। अब इस रिस्पॉन्स सिग्नल को किसको दे दिया जाता है, डिलीवर टू मोटर न्यूरॉन, ठीक है। अब आ जाए मोटर न्यूरॉन पे, तो मोटर न्यूरॉन किससे लेंगे सिग्नल, रिसीव, बोलो भाई, सिग्नल फ्रॉम, अरे बोलते नहीं हो, Relay. इंटरमीडिएट रिले न्यूरॉन। न्यूरॉन, ठीक है, रिले और इंटर न्यूरॉन से सिग्नल लेंगे। यानी अगर रिले न्यूरॉन सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है तो ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मौजूद होंगे उससे ऑर्डर लेने के लिए। अब उसने रिस्पॉन्स सिग्नल दे दिया है कि भाई क्या कर, बॉडी को क्या रिस्पॉन्स करना है। तो बेटा ये क्या करते हैं, कैरी दिस रिस्पॉन्स सिग्नल टू इफेक्टर्स, ठीक है। ये रिस्पॉन्स सिग्नल कहां लेके जाते हैं, इफेक्टर्स। व्हाट आर इफेक्टर्स, इफेक्टर्स कुड बी मसल्स और ग्लैंड्स। इफेक्टर्स क्या हो सकते हैं, मसल्स हो सकते हैं, ग्लैंड्स। मिसाल के तौर पे अभी हमने कहा किसी स्ट्रेंजर ने आके राफे को टच किया तो राफे का रिस्पांस क्या होगा, अबे हाथ हटा, अबे हाथ हटा। तो ये हाथ की जो मूवमेंट हो रही है रिस्पांस में, ये क्या है, ये मसल मूवमेंट है। तो इफेक्टर यानी मोटर न्यूरॉन रिस्पांस लेके इनके हाथ तक पहुंचा, हाथ के मसल्स तक, और मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया और कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करके मसल मूवमेंट एक्टिविटी हुई और जनाब अली अगले को उन्होंने चपेट रसीद कर दी। तो समझने की बात क्या है कि दिस इज हाउ दिस सिस्टम इज गोइंग टू वर्क, सेंसरी न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन एंड मोटर न्यूरॉन। यहां पर अगर आप गौर से देखें तो इंपल्स असल में 2 बार जनरेट हुई है, यस और नो? पहले जनरेट हुई है सेंसरी न्यूरॉन में जो पहली इलेक्ट्रिकल इंपल्स है, और दोबारा जनरेट हुई है रिले न्यूरॉन में जहां पर एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स डिसाइड होता है और फिर उस सिग्नल को मोटर न्यूरॉन को दे दिया जाता है। अगर इसे हम एक फ्लो चार्ट में समझाएं तो देख लेते हैं। तो फ्लो चार्ट इसका कुछ ऐसे बनेगा कि सबसे पहले जो स्टिमुलस होता है
यानी सिग्नल जो जिस भी तरह का सिग्नल है, इट इज रिसीव्ड बाय receptors, then this transfer this to sensory neurons, then to relay neuron, and then to motor neuron, and then to effectors which carry the response. ठीक है जी, तो ये हमारा बेसिक सा न्यूरोनल पाथवे भी कहलाएगा इसको, अगर हम कहें ये क्या है, न्यूरोनल ट्रांसमिशन का पाथवे, कि जब एक सिग्नल जनरेट होने से लेकर उसके रिस्पॉन्स तक जो पाथवे होता है वो ये पाथवे होता है. इज दैट क्लियर? यस सर. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, इसमें हमें न्यूरॉन की टाइप्स भी समझ में आ गई और न्यूरॉन की जो है वो ट्रांसमिशन का पाथवे भी समझ में आ गया. अब जैसे ही बेटा हम लोग ये वाली बात करते हैं कि भाई 3 तरह के न्यूरॉन है, और जाहिर है मैंने बताया रिले और इंटर न्यूरॉन मेजरली कहां मौजूद होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में. अच्छा, अब आ जाएं यहां पर आपसे मैं एक सवाल पूछने लगा हूं कि एक नॉर्मल न्यूरोनल पाथवे में और एक, अब मैं आपसे पूछने लगा हूं जो हमारा अगला टॉपिक भी है रिलेट करने के लिए, एक रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है. सबने सुना हुआ है जी बेटा, नॉर्मल न्यूरोनल पाथवे किसी भी सिग्नल का समझ में आ गया तुम लोगों को? यस सर. ठीक है, अब मुझे बताओ Yes, sir. ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या भला होती है? कोई लड़की जवाब दे. लड़कियां आज बिल्कुल सो रही हैं, लड़कियों को बिल्कुल आज जो है ना बिल्कुल सुन हुई पड़ी हुई है लड़कियां जी. जिक्रा, आप बेटा लास्ट क्लास में भी आए थे, फिर पता नहीं कुछ बोला ही नहीं था, चले गए थे, आज भी लेट आए हो क्लास में. शॉर्टेस्ट पाथवे ऑफ एन इम्पल्स, नहीं बेटा, रिफ्लेक्स एक्शन, किस एक्शन को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे? विच एक्शन Involuntary action? रिफ्लेक्स? जी राफे कुछ कहना चाह रहे हैं, राफे कहिए. Sir, it's the effect of when there's a stimulus and your effector muscles like react to it. Anybody else? Sir, reflex action is an action that is not controlled by the brain. It is a stimulus that जिसको जो है क्या कहते हैं फौरन उसका रिएक्शन चाहिए होता है, तो उसको ब्रेन नहीं, इसको स्पाइनल कॉर्ड इसका जो है रिएक्शन जनरेट करती है. जी ईमान इसमें मलिक, गुड गुड गुड, वेरी गुड. जी ईमान मलिक. Sir, it's an involuntary action. ओके, अफीफा ने फाइनली आज गैरत खा के हाथ उठाया. जी अफीफा. Sir, it's an involuntary response. It does not involve the brain. जी अदीवा, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? इफ्रा जाफरी, माज अहमद, शाबाश. एन इनवॉलंटरी स्टिमुलस, नहीं स्टिमुलस नहीं बेटा, स्टिमुलस नहीं जी. और कौन है भाई? ईमान मुमताज, सना कामरान, शाबाश, हाथ धोते जाओ भाई. गंगा बैरी, मुजना. रिफ्लेक्स एक्शन, Involuntary action? इनवॉलंटरी एक्शन. तो मतलब अगर आप सिर्फ इनवॉलंटरी कहेंगे तो फिर मैं कहता हूं कि आपका जो हार्ट धड़क रहा है, हार्ट बीटिंग हो रही है या ब्रीदिंग हो रही है, क्या ये रिफ्लेक्स है? नो सर. नो No, सर. sir. देखे ना, मेरा काउंटर हो गया ना. आपने कहा इनवॉलंटरी एक्शन, तो आपका ये बहुत सारे एक्शन इनवॉलंटरी है. डाइजेशन आपकी इनवॉलंटरी हो रही है, रीनल फंक्शन इनवॉलंटरी हो रहा है, तो ये क्या रिफ्लेक्स एक्शन है? तो ऑब्वियसली नॉट. आप खुद कहेंगे नहीं ये रिफ्लेक्स नहीं है, इसका मतलब है कि सिर्फ इनवॉलंटरी कहना ये रिफ्लेक्स की डेफिनेशन नहीं है जी. और कोई है? Sir, it's an unplanned reaction. कौन सा रिएक्शन? Unplanned, I guess. अनप्लैंड, यानी जो खवातीन अचानक से कहीं जाने का इरादा कर लेती हैं कि आज अचानक से इरादा हो गया शॉपिंग पे चलना है, तो ये रिफ्लेक्स हो गया क्या? अच्छा जी, नहीं जी. स्नीजिंग, अच्छा जनाब. कुछ बच्चों ने करीब करीब की बातें भी बताई हैं और हम उसी बात को आगे कैरी भी करेंगे. और कुछ बच्चों ने जहां सिर्फ इनवॉलंटरी का वर्ड आपने इस्तेमाल किया है, तो मैंने भी आपको उसको काउंटर कर दिया कि सिर्फ इनवॉलंटरी एक्टिविटी को हम रिफ्लेक्स नहीं कहते. ठीक है, इट इज अ रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस दैट कैन कॉज यू हार्म, दैट कैन कॉज यू हार्म. अच्छा, यानी अगर मैं आपको डांटने लगूं तो आपका रिस्पॉन्स जो आएगा गिल्ट होने का या बेशरम बन के बेगैरतों की तरह सुनने का, क्या वो उसे रिफ्लेक्स कहेंगे हम? ऑब्वियसली No, नहीं sir. कहेंगे ना, है जी. तो भाई अब समझते हैं. देखो रिफ्लेक्स एक्शन जो है, बिल्कुल अब आपकी सारी बातों को जोड़कर एक डेफिनेशन बनाकर देता हूं मैं आपको.
और याद रखने के इस डेफिनेशन में ना 3 बेसिक कैरेक्टर्स भी मैं इस्तेमाल करूंगा, और ये एग्जाम में सवाल आ चुका हुआ है कि रिफ्लेक्स के 3 बेसिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं। ये मुझे लग रहा है कोई गूगल करके, मनाइल तुम गूगल करके या मेरे नोट्स में से ही जवाब निकाल के दे रही हो, मुझे लग रहा है मनाइल, ऐसा ही है ना? जितना तुमने प्रॉपर सेट ऑफ वर्ड्स के साथ लिखा है ना, इसका मतलब है तुमने या तो गूगल किया है या तुमने नोट्स से उठा के ना डेफिनेशन चैट बॉक्स में लिख दी है। सच बताना मनाइल। अब मनाइल बोल नहीं, नो अच्छा ऐसे उसको, अच्छा बिल्कुल ठीक है, स्कूल में पढ़ा होगा, मैं भूल गया कि आप स्कूल में पढ़ते। जी जी, तो बड़ा, लेकिन स्कूल में तो सब नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन बहुत लेस लाइकली होता है कि किसी को याद रह जाए इतना प्रॉपरली। लेकिन आपने बहुत ही सटीक डेफिनेशन जो है वो लिख दिया है चैट बॉक्स में। वॉइस माइक पर आ जाते तो और अच्छा हो जाता, आपको ज्यादा तारीफें मिल जाती। मैं मान लेता हूं कि आपने ये खुद ही से बताया। बिल्कुल बेटा, जो जो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है ना, कैसे डिफाइन होता है बेटा, बहुत ही ज्यादा सिंपल वे में डिफाइन करें कि इट इज इनवॉलेंट्री रैपिड and protective response of body against certain stimulus whose response is pre-decided. This is something really important. बेटा असल में रिफ्लेक्स एक्शंस हम कहते हैं उन एक्शंस को जो जिनका रिस्पॉन्स ना पहले से डिसाइडेड हो। देखो अभी हमने नॉर्मल ऊपर बात की थी न्यूरोनल पाथवे की। हमने क्या कहा था, रिसेप्टर है, सेंसरी न्यूरॉन को देगा, सेंसरी न्यूरॉन रिले के पास जाएगा, रिले जो है इसको डिकोड करेगा, डिकोड करके जो है अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स डिसाइड करेगा, फिर रिस्पॉन्स डिसाइड होगा, फिर मोटर न्यूरॉन को देंगे, फिर मोटर न्यूरॉन इफेक्टर को देंगे, फिर इफेक्टर रिस्पॉन्स को कैरी करवाएंगे। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है कि ये जेनेटिकली वो एक्शंस होते हैं जिनका रिस्पॉन्स पहले से डिसाइडेड है, जेनेटिकली कोडेड है। यानी जब भी ये स्टिमुलस, जब भी ये सिग्नल्स आपकी बॉडी फेस करेगी तो इनका रिस्पॉन्स डिसाइड करने में टाइम नहीं लगाया जाएगा, बिकॉज रिस्पॉन्स इज प्री डिसाइडेड। जो इनका रिस्पॉन्स है वो पहले से ही डिसाइडेड होता है। इसीलिए क्या होता है, जो बच्चे ने किसी ने कहा भी था और मैं भी उस बात को सेकंड करूंगा, कि क्या होता है भाई इसके अंदर कि आपका लेट्स से ये रिसेप्टर है, रिसेप्टर ने भाई सिग्नल रिसीव किया और किसको दिया, सेंसरी न्यूरॉन को। सेंसरी न्यूरॉन ने उस सिग्नल को कैरी किया टुवर्ड्स रिले न्यूरॉन। लेकिन ये जो रिले न्यूरॉन होंगे ना, ये ब्रेन वाले नहीं होंगे, किसी ने बताया भी था ये भी थोड़ी देर पहले। ये कौन से वाले होंगे, स्पाइनल कॉर्ड वाले। यानी ये जो सिग्नल है, चूंकि इसका रिस्पॉन्स ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है, तो ब्रेन को इन्वॉल्व करने की कोई जरूरत है ही नहीं। भाई ब्रेन कब इन्वॉल्व होता है, जब रिस्पॉन्स डिसाइड करना हो, डिकोड करना हो, उसके अप्रोप्रिएट इसके बारे में सोचना हो कि रिस्पॉन्स दें, क्या दें, कैसे दें। लेकिन क्योंकि हमने कहा कि इनके रिस्पॉन्सेस पहले से ही डिसाइडेड हैं, इसलिए ये जो रिले न्यूरॉन इन्वॉल्व करेंगे ये स्पाइनल कॉर्ड वाले होंगे, और वहीं से जो रिस्पॉन्स है वो रिलीज हो जाएगा। और उसे कौन रिसीव करेगा, मोटर न्यूरॉन। और मोटर न्यूरॉन उसे कहां ले आएगा, इफेक्टर के पास। क्या कहा मैंने कि बेटा व्हाट इज द डिफरेंस, देखो ये डिफरेंस देख लो आप दोनों पाथवे में। दोनों पाथवे में बेसिकली यहां जो रिले न्यूरॉन होते थे ये होते थे ब्रेन के, जो टाइम लेते हैं, क्योंकि ब्रेन तक जाने में डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना है, फिर वापस आने में डिस्टेंस ट्रेवल करना है, फिर ब्रेन ने सिग्नल को डिकोड करना है, अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स डिसाइड करना है। लेकिन यहां जब हम पाथवे बनाते हैं, रिफ्लेक्स पाथवे जिसको हम कहते हैं, तो इस पाथवे में भले से देखने में सेम लग रहा हो, लेकिन डिस्टेंस की टर्म में, डिकोडिंग द सिग्नल की टर्म में ये बिल्कुल डिफरेंट पाथवे होता है। क्यों, क्योंकि यहां पर सेंसरी न्यूरॉन रन करता है, रन करके स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, वहां रिले न्यूरॉन को जैसे ही वो सिग्नल देता है तो रिले न्यूरॉन के पास पहले से इसका रिस्पांस डिसाइडेड होता है, वो रिस्पांस रिलीज हो जाता है मोटर न्यूरॉन के थ्रू, और फौरन से रिस्पांस जो है वो आप इफेक्टर के थ्रू दिखाते हैं। दैट इज वाई, क्योंकि इसमें डिकोडिंग में और अप्रोप्रिएट रिस्पांस डिसाइड करने में टाइम नहीं लगता, इसीलिए हम क्या कहते हैं
कि इसके अंदर जो है वो रिस्पॉन्स डेफिनेशन में क्या रखा तुमने कि इट इज इनवॉलंटरी क्यों है, क्योंकि रिस्पॉन्स पहले से डिसाइडेड है, आपको कॉन्शियसली उसको सोचना नहीं है। रैपिड क्यों है, अगेन रिस्पॉन्स पहले से डिसाइडेड है। और ऐसे कौन से एक्शन है जिनके लिए रिस्पॉन्स पहले से डिसाइडेड है, तो यूजुअली हम देखते हैं कि ये प्रोटेक्टिव एक्शंस होते हैं। प्रोटेक्टिव एक्शंस का मतलब क्या है, जैसे गरम गरम चीज पे हाथ लग गया तो विड्रॉ कर लेंगे, हालांकि विड्रॉ करने के बाद आप जरूर सोचेंगे मैंने विड्रॉ क्यों किया, क्या मेरा हाथ गर्म चीज पे लगा था। तो जो कॉन्शियस पार्ट ऑफ ब्रेन होता है वो बाद में ट्रिगर होता है, अरे मेरा हाथ गर्म चीज पे लगा था। लेकिन अगर आपका हाथ गलती से भी गर्म चीज पे लगे, इससे पहले कि आप अपने कॉन्शियस ब्रेन से सोचें कि यार हाँ, आप 2 मिनट के लिए इमेजिन करें, कॉन्शियस ब्रेन से आप सोचते अरे हाथ गर्म चीज पे लग गया है, स्त्री पे हाथ लग गया है, अब हटाऊं कि ना हटाऊं, इतने सोचने में आपके हाथ के वांदे हो जाते हैं। तो क्या है, ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्स जारी होता है, इस ब्रेन तक उसे लाने की जरूरत नहीं होती, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स जारी होता है और वहां से आप देखते हैं कि रिस्पॉन्स रिलीज हो जाता है और फौरन से विड्रॉल। इसी तरह नी जर्क होता है, अगर आप कुर्सियों पे पांव लटका कर बैठ जाएं और अपनी नी को टैप करें, नी के बॉटम पार्ट को, तो आप देखेंगे खुद ब खुद आपकी जो टांग है वो खुद ब खुद जो है ना आगे की तरफ किक करेगी। तो वो नी रिफ्लेक्स कहलाता है। वो नी रिफ्लेक्स भी क्या है, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स है, इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, रिस्पॉन्स इज प्री डिसाइडेड। इसी तरह आपके जो लंग्स हैं, लंग्स में जब कोई भी इरिटेंट आएगा तो विदाउट योर कंट्रोल रैपिडली बॉडी उसे बाहर निकालने के लिए कफ रिफ्लेक्स शुरू कर देती है। हालांकि कफ रिफ्लेक्स इज नॉट अ प्योर रिफ्लेक्स, लेकिन इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ रिफ्लेक्स पाथवे। हालांकि उसे कॉन्शियसली फिर बॉडी ट्रिगर भी करती है फर्दर, लेकिन जो पहली दफा कफ होती है, जैसी कोई इरिटेंट आपके लंग्स में दाखिल हुआ, आपके रेस्पिरेटरी एयर में गया, तो जो पहली दफा कफ आती है सेंस करके, दैट इज ऑलवेज द रिफ्लेक्स कफ। तो रिफ्लेक्स एक्शंस का जो बेसिक डिफरेंस है वो समझना पड़ेगा कि ये एक नॉर्मल न्यूरोनल ट्रांसमिशन से कहां अलग होते हैं। ये ट्रांसमिशन शॉर्ट होती है, किसी ने लिखा था शॉर्टेस्ट, यस इट इज द शॉर्टेस्ट वन, क्योंकि नॉर्मली जो सिग्नल्स हैं वो हमारी बॉडी में जहां भी जनरेट हो रहे हैं वहां से वो आते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रेन तक जाते हैं, फिर ब्रेन में डिसाइड होता है रिस्पॉन्स, फिर रिस्पॉन्स वापस ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड आता है, स्पाइनल कॉर्ड से फिर वो जहां भी इफेक्टर है वहां जाता है। हाउएवर जो रिफ्लेक्स पाथवे, इसमें क्या हो रहा है कि आपके हाथ गर्म चीज पे लगा, वहां से सिग्नल सीधा गया स्पाइनल कॉर्ड में, वहीं से रिस्पांस वापस आ गया, तो ब्रेन में जाने का टाइम, ब्रेन से वापस आने का टाइम और ब्रेन में सिग्नल को डिकोड कर इंटीग्रेट करना और फिर नया रिस्पांस बनाने का टाइम जो है वो खत्म हो गया। यानी आप अगर बात समझ पा रहे हैं तो रिफ्लेक्स पाथवे का फास्ट होना आपको लॉजिकली समझ में आ रहा होगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कोई मसला, कोई परेशानी है इसमें तो बताइएगा। No, No sir. No, problem, sir. sir. ठीक है जी। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, अच्छा यहां पर एक सवाल भी है, एक्सप्लेन द पाथवे व्हेन अ पिन टचेस योर हैंड। ठीक है, एक्सप्लेन द न्यूरोनल ट्रांसमिशन व्हेन अ पिन टचेस योर हैंड। ठीक है, इसका जवाब आपको नोट्स में भी मिल जाएगा और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, मैं आपके सामने लगा भी देता हूं, मेरे ख्याल है बहुत आसानी से आप कर लेंगे। इसी को रेफरेंस ऑफ पिन एक्सप्लेन करना होगा, तो ये आ गया आपके सामने। हाँ भाई, क्या है, द पिन इज डिटेक्टेड बाय दी, अब ये रिसेप्टर्स नहीं खा जाना, क्योंकि देखो बार बार मैंने पाथवे में डायरेक्ट सेंसरी न्यूरॉन लेकर नहीं आया, पहले रिसेप्टर्स है। अच्छा अजान शुरू हो गई है, इस आंसर को जब तक नोट कर लो, अजान के बाद में बात करता हूँ।
हाँ जी, हेलो बच्चे, आप लोग मौजूद हैं? Yes, sir. तो बेटा ये आंसर आप देख रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन का। इसका क्वेश्चन ये है कि एक्सप्लेन द न्यूरोनल पाथवे और द रिफ्लेक्स पाथवे व्हेन अ पिन टचेस द स्किन ऑफ द फुट। तो अगर आपके फुट की स्किन पर एक पिन टच करती है तो रिफ्लेक्स एक्शन डेवलप होगा, और वो कैसा पाथवे होगा उसका, तो आप उसका आंसर देख पा रहे हो कि पिन जैसी डिटेक्ट होगी पेन या प्रेशर या टच रिसेप्टर से स्किन में, तो सेंसरी न्यूरॉन जो है वो सिग्नल जो है वो सेंड करेगा स्पाइनल कॉर्ड में, और इलेक्ट्रिकल इंपल्स जो है वो फिर रिले न्यूरॉन को मिलेगी स्पाइनल कॉर्ड में, फिर रिले न्यूरॉन जो है मोटर न्यूरॉन से कनेक्ट करेगा, और फिर मोटर न्यूरॉन उस इंपल्स को मसल इन दी लेग तक लेकर आएगा जो इफेक्टर्स हैं, और मसल इमीडिएटली कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और पुल अप द फुट अप एंड अवे फ्रॉम द शार्प ऑब्जेक्ट इन द रिस्पॉन्स। दैट इज अ वेरी सिंपल वे ऑफ explaining with the help of an example. Is that clear? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. Yes. बेटा ये तो हमने समझ लिया कि न्यूरॉन, देखो न्यूरॉन हमें समझ में आ गया, न्यूरॉन की टाइप्स हमें समझ में आ गई, एक्सोनल टाइप्स भी हमने देख ली कि एक्सॉन की बुनियाद पे न्यूरॉन कितने टाइप का है, हमने फंक्शनल टाइप्स भी देख ली न्यूरॉन की, हमने न्यूरोनल ट्रांसमिशन का पाथवे भी देख लिया, हमने जनाब आली रिफ्लेक्स एक्शन यानी जो डिफरेंट पाथवे है थोड़ा सा एज कंपेयर टू नॉर्मल पाथवे वो भी समझ लिया। अब हम जो है वो बात करने लगे हैं न्यूरॉन से रिलेटेड, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन टू न्यूरॉन कम्युनिकेशन। अभी ये तो हमने दूर से देखा कि एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जो है वो कैसे कनेक्ट करता है, लेकिन अब हम अगर दो न्यूरॉन्स को करीब से जाकर देखें कि एक न्यूरॉन जब दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल ट्रिगर करता है, भेजता है, तो कैसे देता है, उसका पाथवे कैसा होता है, न्यूरॉन टू न्यूरॉन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इस कम्युनिकेशन का नाम होता है बच्चे साइनैप्स। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं न्यूरॉन टू न्यूरॉन कम्युनिकेशन, जिसे हम मेडिकल टर्म में कहते हैं साइनैप्स। ठीक है, न्यूरॉन टू न्यूरॉन, जैसे अभी हमने कहा ना कि भाई सेंसरी न्यूरॉन रिले न्यूरॉन को सिग्नल देगा, रिले न्यूरॉन मोटर को सिग्नल देगा, या एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को सिग्नल देगा, तो एट द लेवल ऑफ टू न्यूरॉन्स, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिग्नल कैसे जाता है इसके बारे में थोड़ी सी बात हमने करनी है। ठीक है, और इसमें इसके लिए टर्म आती है साइनैप्स, यानी साइनैप्स कहते हैं कम्युनिकेशन बिटवीन टू और मोर देन टू न्यूरॉन। ठीक है भाई, ये बात समझ में आ गई क्या बात करने जा रहे हैं हम लोग, कि दो न्यूरॉन, एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को ट्रिगर कैसे करता है इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले डायग्राम इंपॉर्टेंट है, तो डायग्राम समझ लीजिए बच्चों। लेट्स इमेजिन कि ये हमारा एक न्यूरॉन है, ठीक है, और ये उसके साथ दूसरा न्यूरॉन है। भाई एक न्यूरॉन तो ब्रेन तक नहीं जाएगा ना, बजाय मल्टीपल न्यूरॉन्स होंगे, यस और नो। तो अब न्यूरॉन टू न्यूरॉन Yes. कम्युनिकेशन बेटा हम समझते हैं कि कैसे होती है, कुछ लेबल्स भी चाहिए होंगे। न्यूरॉन के ज्यादा स्ट्रक्चर में लेबल नहीं करूंगा, सिर्फ जो बेसिक यहां पर मुझे लेबल करने बस उनको लेबल करूंगा। तो अब ये हमारे दो न्यूरॉन्स हैं और इनको हम समझ रहे हैं कि कैसे आपस में कम्युनिकेट करेंगे, एक न्यूरॉन से सिग्नल कैसे दूसरे न्यूरॉन तक जाएगा। लाजमी सी बात है, लाइन से बहुत सारे न्यूरॉन्स मौजूद हैं, हम सीखने जा रहे हैं, सिखाने जा रहे हैं कि किस तरह से एक न्यूरॉन से सिग्नल दूसरे न्यूरॉन पे ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिशन जिसे हम साइनैप्स कहते हैं वो कैसे होती है। ठीक है, आए इसको समझते हैं थोड़ा सा। इस डायग्राम को हम बड़ा करके बनाएंगे बेटा, और मैं इस डायग्राम में ये वाला पार्ट हाईलाइट करके बनाने वाला हूं। ठीक है, तो मैं डायग्राम बड़ा करूंगा, ये वाला पार्ट मैं थोड़ा हाईलाइट करके बनाने लगा हूं। आप उम्मीद है कि बाद डायग्राम में देखकर समझ जाएंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये हमारे पास, अल्लाह आपका भला करे, एक्सॉन आ रहा है। ठीक है, पहले वाले न्यूरॉन का ये हमारे पास एक्सॉन आ रहा है। ठीक है बच्चों, और ये एक्सॉन के अल्लाह भला करे आपके एंड पर यहां जगह नहीं, कहीं और लगा दो। डायग्राम आपके पास ये काफी दफा बनी भी आ जाएगी और आपको सिर्फ इसमें लेबल करके स्ट्रक्चर्स पूरे करने होंगे।
इट मे लुक लाइक अ कॉनिकल फ्लास्क और नॉर्मल फ्लास्क जो आप केमिस्ट्री लैब में देखते होंगे, ठीक है। लेकिन इस वक्त हम जो समझ रहे हैं इसको, वो समझ रहे हैं कि जो न्यूरॉन है ना पहले वाला, ये मैंने उसका पार्ट बनाया, और जो इसके साथ न्यूरॉन कम्युनिकेट करने वाला है वो इसके नीचे ये रहा। इमेजिन कीजिए कि ये उसकी मेम्ब्रेन है, उसके डेंड्राइट्स का एंड है, ठीक है। ये उसके डेंड्राइट्स का एंड है। ये समझना बड़ा जरूरी है, डायग्राम का विजुअल समझना बड़ा जरूरी है बेटा। कि डायग्राम किस चीज की बना रहे हैं, कि यहां पर आप समझिए कि ये मैंने एक ये बनाया है और इसके साथ एक ये बनाया है, ठीक है। तो ये हमारा पहला वाला न्यूरॉन है जहां से सिग्नल आ रहा होगा। यू सिग्नल जो है, मैं आपको डायरेक्शन भी दिखा देता हूं। सिग्नल इज मूविंग इन दिस वे एंड दिस सिग्नल हैज टू बी ट्रांसफर टू दिस न्यूरॉन, ठीक है ना। तो यहां पर जो कम्युनिकेशन हम देखने वाले हैं, ये साइनैप्स का कम्युनिकेशन है, न्यूरॉन टू न्यूरॉन कम्युनिकेशन है। और इसमें चंद बातें हमें लेबल कर लेनी पड़ेंगी सबसे पहले। तो सबसे पहले जो न्यूरॉन साइनैप्स से पहले होता है, यानी कम्युनिकेशन में जो पहले न्यूरॉन आ रहा है, जहां से सिग्नल आ रहा है, उसे हम प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री, बोलो बच्चों, प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। Synaptic neuron. Presynaptic और जो बाद neuron. में आ रहा होता है उसे हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक। तो जब ये वर्ड इस्तेमाल होंगे प्री साइनेप्टिक, पोस्ट साइनेप्टिक, तो बात समझ में आ जाएगी। प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का मतलब है जहां से सिग्नल आ रहा है, और पोस्ट साइनेप्टिक का मतलब है जहां सिग्नल भेजना है, ठीक है भाई। बात समझ में आ रही है? Clear, sir. Yes, sir. इस तरह ये जो स्ट्रक्चर आपको गोल सा या कॉनिकल सा नजर आ रहा है, इसे हम कहते हैं साइनेप्टिक नॉब। साइनेप्टिक नॉब। और ये जो आपको गैप नजर आ रहा है दरमियान में, जो खाली जगह है, इसे हम कहते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। और इसी तरह यहां पर इस साइनेप्टिक नॉब के अंदर, साइनेप्टिक नॉब के अंदर बच्चों ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे सैक लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। और इन सैक लाइक स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है बच्चों साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्या कहा जाता है? साइनेप्टिक वेसिकल्स। Synaptic अच्छा, अक्सर vesicles. बच्चों को साइनेप्टिक नॉब और वेसिकल में मसला हो जाता है। देखो चूल्हे में नॉब होता है ना, बड़ा होता है, तो साइनेप्टिक नॉब बड़ा स्ट्रक्चर है और उसके अंदर छोटे छोटे जो है वो सैक्स होते हैं, जिनको हम साइनेप्टिक वेसिकल्स कहते हैं। इसी तरह से जो हमारा पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, इसकी सरफेस पर ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स, ठीक है। पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स, दीज आर रिसेप्टर्स। ये Receptor. रिसीविंग एंड है, रिसेप्टर्स हैं पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन पे, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर। बेटा क्या ये लेबल समझ में आता है यहां तक का? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब लिसन वेरी केयरफुली मेरे बच्चों, मेरे नौनिहालों। जैसे ही यहां से इलेक्ट्रिकल इंपल्स यहां से रन करता हुआ इधर पहुंचता है और इस मेम्ब्रेन पर रन करता है, जैसे ही सिग्नल इस मेम्ब्रेन पे रन करता है, वैसे एग्जैक्ट भी कहना तो कुछ और होता है, लेकिन ओ लेवल्स में बड़ा सिंपल है, तो मैं बस सिंपल वाला ही बताऊंगा। जैसे ही ये सिग्नल रन करता है ओवर द मेम्ब्रेन ऑफ द साइनेप्टिक नॉब, तो बेटा साइनेप्टिक नॉब की तरफ साइनेप्टिक वेसिकल्स जो है ना वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं। ये साइनेप्टिक वेसिकल्स जो हैं, not all but few synaptic vesicles starts getting attracted towards the membrane of the synaptic knob। और ना सिर्फ वो अट्रैक्ट होती हैं, बल्कि जाकर इस साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन के साथ कुछ फ्यूज हो जाती हैं इस तरह से। अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊं, इस तरह से जाकर फ्यूज हो जाती हैं और अपने अंदर जो इनके पास एक स्पेशल केमिकल मौजूद होता है, all of these synaptic vesicles contain a very special chemical, ठीक है, and that chemical बच्चों is called neurotransmitter। बात समझ में आ रही है बच्चों सबको? सर ये न्यूरोट्रांसमीटर का समझ नहीं आया। बेटा हर Yes, sir. न्यूरॉन के जो वेसिकल्स हैं एंड में, इन वेसिकल्स के अंदर ये खाली थैलियां नहीं है, बल्कि अंदर इनके स्पेशलाइज केमिकल्स भरे होते हैं, जिनको जो एक सिग्नल एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे सिग्नल ट्रांसमिट करने का रीजन बनते हैं। और इसीलिए इनको हम न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं, कि न्यूरॉन से निकलकर दूसरे न्यूरॉन पर जाकर सिग्नल को पहुंचा देने वाले। तो होता क्या है कि वंस जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है रन करती है साइनेप्टिक नॉब पर, बच्चों अच्छे समझना, नया है तुम्हारे लिए तो हो सकता है कि थोड़ा सा समझने में टाइम लगे, लेकिन मुश्किल नहीं है। क्या कहा मैंने? जब इंपल्स, ये इंपल्स रन कर रही थी, जब इंपल्स आती है मुजना
रामीन, आफीफा, जब इंपल्स रन करती है ऑन दी साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन, तो बेसिकली इट कॉजेज दी साइनेप्टिक वेसिकल्स टू मूव टुवर्ड्स दी साइनेप्टिक नॉब, और वो मूव करते हैं, आते हैं और साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन के साथ क्या हो जाते हैं बच्चों, फ्यूज हो जाते हैं। और जब ये फ्यूज होते हैं तो बेसिकली दे रिलीज देयर स्पेशलाइज्ड कंटेंट। कौन सा कंटेंट है? न्यूरो ट्रांसमीटर इन दी साइनेप्टिक क्लेफ्ट। ये जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट था, ये गैप था, स्पेस था, इसमें ये न्यूरो ट्रांसमीटर क्या हो जाते हैं? रिलीज। एंड देन दीज न्यूरो ट्रांसमीटर स्ट्रेट अवे आते हैं और आकर कहां अटैच होते हैं? पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन पर जो इनके रिसेप्टर्स थे उन पर आकर अटैच होते हैं, और अटैच होते ही अगले न्यूरॉन को ट्रिगर कर देते हैं और अगले न्यूरॉन को एक्टिवेट कर देते हैं। तो बेसिकली न्यूरो ट्रांसमीटर क्या कर रहे हैं? एक न्यूरॉन से मैसेज लेकर दूसरे न्यूरॉन तक जा रहे हैं। लेकिन याद रखिए ये मैसेज इलेक्ट्रिकल फॉर्म में नहीं गया है। अगर आपने गौर किया हो, पीछे से मैसेज आया तो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, लेकिन न्यूरोट्रांसमीटर तो एक केमिकल मैसेंजर है। इसका मतलब है कि न्यूरॉन की ट्रांसमिशन भी प्योरली इलेक्ट्रिकल नहीं होती। न्यूरॉन टू न्यूरॉन ट्रांसमिशन प्योरली इलेक्ट्रिकल, बोलो भाई, नहीं होती। अगर आप बात गौर से सुन रहे थे तो क्या मैं कह सकता हूं कि असल में ये न्यूरोकेमिकल ट्रांसमिशन है, कि जहां पर इलेक्ट्रिकल इंपल्स जरूर आता है, लेकिन जहां पर साइनैप्स करना होता है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को ट्रिगर करना होता है, तो वहां पर हमें स्पेशलाइज्ड केमिकल्स की जरूरत पड़ती है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर्स कहलाते हैं, और वो एक न्यूरॉन के सिग्नल को दूसरे न्यूरॉन पर कैरी करते हैं और उसको एक्टिवेट करते हैं, और फिर वहां से आगे कहानी बढ़ती है। तो इसका मतलब है जो कम्युनिकेशन होती है न्यूरॉन टू न्यूरॉन, ये भी प्योरली इलेक्ट्रिकल नहीं है, बल्कि इट इज न्यूरोकेमिकल। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। यहाँ पर किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है, मैं बता देता हूँ कि न्यूरोट्रांसमीटर आपके जो ब्रेन है उसमें या न्यूरॉन्स में बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। मोर देन 30 टाइप्स ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स, अलग अलग टाइप के केमिकल्स हैं जिनका इफेक्ट अलग अलग है। वन ऑफ द फेमस, मोस्ट फेमस वन इज एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन इज वन ऑफ द फेमस वन, ठीक है ना? एसिटाइल कोलिन, एसिटाइल कोलिन, ठीक है। लेकिन खुदा के लिए ये नहीं समझ लेना कि एसिटाइल कोलिन इज दी ओनली न्यूरोट्रांसमीटर। एसिटाइल कोलिन जो है वो इट इज नॉट दी ओनली न्यूरोट्रांसमीटर, इट इज वन ऑफ दी मोस्ट कॉमन न्यूरोट्रांसमीटर। कोई कह रहा है सर लिख दे पूरा, मैं वो लिख दूं, मैकेनिज्म लिख दूं? बेटा अभी अगर आपके पास नोट्स हैं मेरे, सब कुछ लिखा हुआ है चैट बॉक्स में, फ्लो चार्ट में, अभी मैं वो पेस्ट भी कर देता हूं, आपको कोई मसला नहीं है। अब मैं दोबारा बता भी देता हूं क्या हुआ। सिग्नल इंपल्स ने रन किया साइनेप्टिक नॉब पर, साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन की तरफ साइनेप्टिक वेसिकल्स को अट्रैक्ट किया, वेसिकल्स ने आके फ्यूज किया विद द मेम्ब्रेन, और अपना जो स्पेशलाइज्ड केमिकल था न्यूरोट्रांसमीटर वो रिलीज कर दिया इनटू साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट से वो जो ट्रांसमीटर है वो जाके पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर्स पर अटैच हुआ और अगले न्यूरॉन को ट्रिगर कर दिया। अच्छा, यहीं पर बात खत्म नहीं होती बेटा। जब अगला न्यूरॉन ट्रिगर हो गया ना, तो इस न्यूरोट्रांसमीटर को जाया नहीं किया जाता, बल्कि फिर इस न्यूरोट्रांसमीटर को जब अगला न्यूरॉन ट्रिगर हो गया है तो इस न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेक किया जाता है, और ब्रेक करके वापस सक कर लिया जाता है इनटू प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन। दोबारा समझना, बात कहां खत्म होगी? सिर्फ ये जाकर अटैच हो गया और अगले न्यूरॉन को ट्रिगर कर दिया, यहां बात एंड नहीं होगी बेटा। ये बात भी लिखनी पड़ेगी कि जब न्यूरोट्रांसमीटर अगले न्यूरॉन को ट्रिगर कर देता है तो मेरे बच्चों फिर न्यूरॉन जो एक सर्टेन एंजाइम्स आते हैं, और वो एंजाइम्स आकर क्या करते हैं? उस न्यूरोट्रांसमीटर को वहां से हटाते हैं, और हटाकर उस न्यूरोट्रांसमीटर को वापस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में ले लिया जाता है और नेक्स्ट टाइम के लिए रिसाइकल किया जाता है। यानी न्यूरोट्रांसमीटर जाया नहीं होते। ऐसा नहीं होता कि न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो जो रिलीज हो गया उसको जाया कर दिया, ऐसा नहीं होता। बल्कि न्यूरोट्रांसमीटर की जो नॉर्मल एक्टिविटी है, जब वो अपना सिग्नल, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर क्या एक मैसेंजर है, ये ऐसा मैसेंजर है कि मैंने एक मैसेंजर भेजा ना, मैं लेट्स सपोज मैं एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन हूं और मदी एक पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन है, तो मैं अपना एक मैसेंजर भेजता हूं, यहां से छोटू भेजता हूं कि जा भाई जरा उसको मैसेज देकर आ, तो ये छोटू मैसेज देकर वापस आएगा या वहीं रह जाएगा? ऑब्वियसली वापस आएगा। तो बिल्कुल इसी तरह न्यूरॉन के लिए केस में भी होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन से, वो पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन को ट्रिगर करता है, अल्टीमेटली उसे वापस बुला लिया जाता है ताकि जब नेक्स्ट टाइम कोई मैसेज देना हो तो उसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर अवेलेबल रहे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. परेशानी तो नहीं है बेटा? क्लियर है? मैं अब किसी ने कहा था कि लिखने के लिए कर दें, तो मैं ये आपके सामने आंसर लगा देता हूं। ये 7 नंबर के लिए आइडियल क्वेश्चन है पूछे जाने के लिए, इसलिए जरा अच्छे से ध्यान से देखिएगा, और जिनके पास नोट्स हैं ऑलरेडी उनके पास ये आंसर मौजूद है। क्या है भाई? इसको पढ़ लेते हैं।
न्यूरॉन्स नेवर टचेस ईच अदर। अभी हमने देखा ना गैप है दरमियान में, तो न्यूरॉन एक दूसरे को टच नहीं करते। द जंक्शंस इन बिटवीन देम आर कॉल्ड साइनेप्सेस। जो उनके दरमियान जहां वो मीट कर रहे हैं, जहां पर वो करीब आ रहे हैं, उनको हम साइनेप्स कह रहे हैं। द इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रेवल अलोंग द फर्स्ट एक्सॉन. This triggers the nerve ending of the presynaptic neuron to release chemical messengers called neurotransmitters from vesicles, which fuse with the presynaptic membrane. The neurotransmitter diffuse across the synaptic gap and binds with the receptor molecules on the membrane on the second neuron, known as postsynaptic membrane. This stimulates the second neuron to generate electrical impulse that travels down the second axon. The neurotransmitters are then destroyed to prevent continued stimulation of the second neuron. अच्छा, destroyed का मतलब यहाँ पर ये नहीं, मैंने अभी कहा क्या कहा कि certain enzymes आते हैं जो उसको break down कर देते हैं और break down करके वापस suck back कर लेते हैं। तो destroyed का पूरा सेंस समझना है। destroy का मतलब ये नहीं कि बर्बाद कर दिया और next time के लिए नया बनाएंगे। The neurotransmitters are then destroyed और ब्रोकन डाउन बाय द एंजाइम्स। आप यहां पर इस तरह से लिख सकते हैं अगर कंफ्यूजन बाद में ना हो जाए। तो बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर को ब्रेक डाउन किया जाता है और ब्रेक डाउन करके वापस प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन में बुला लिया जाता है, रादर देन कि ये वो वाला डिस्ट्रक्शन नहीं है कि बस छोड़ दिया। तो यही लिखा हुआ है, द न्यूरोट्रांसमीटर्स आर देन डिस्ट्रॉयड टू प्रिवेंट कंटिन्यूड स्टिमुलेशन, क्योंकि जब तक ये लगे रहेंगे तब तक अगला न्यूरॉन क्या होता रहेगा, स्टिमुलेट होता रहेगा। जब स्टिमुलेशन उन्होंने कर दी अगले न्यूरॉन की तो उनको वहां से हटा दिया जाएगा। Synapses ensure that impulse only travel in one direction, avoiding confusion within the nervous system if impulses were traveling in both directions. Synaptic transmission की वजह से देखो, जो synapse के बड़ा इंपॉर्टेंट ये फीचर है जो आखिर में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया, कि साइनेप्टिक ट्रांसमिशन में हम देख रहे हैं कि एक न्यूरॉन जो दूसरे न्यूरॉन को ट्रिगर करता है, तो उसके लिए जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो एक्सॉन के पास है। यस और नो? Yes, sir. तो इसका मतलब ये हो गया कि हमेशा, जो मैंने शुरू में कहा था कि ट्रांसमिशन हमेशा एक्सॉन यानी डेंड्रॉन टू सेल बॉडी टू एक्सॉन होगी और फिर एक्सॉन अगले न्यूरॉन के डेंड्रॉन को सिग्नल करेगा। तो ये ट्रांसमिशन हमेशा वन वे रहेगी। क्यों? क्योंकि जब हमने एक जगह से दूसरी जगह सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, उसके लिए न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए, और न्यूरोट्रांसमीटर कहां मौजूद है? प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन के एक्सॉन के पास मौजूद है। तो डेंड्रॉन्स के पास तो न्यूरोट्रांसमीटर है ही नहीं ना। तो अगर डेंड्रॉन्स के पास न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है तो इसका मतलब है डेंड्रॉन सिग्नल को आगे ट्रांसमिट नहीं कर सकते। यस और नो? डेंड्रॉन सिग्नल को रिसीव तो कर सकते हैं लेकिन डेंड्रॉन सिग्नल को आगे ट्रांसमिट नहीं कर सकते। एंड दैट इज व्हाई वी हैव सेड दैट सिनेप्सेस इंश्योर दैट इंपल्सेस कैन ओनली ट्रेवल इन वन डायरेक्शन। बेटा दोबारा समझा रहा हूं, हाउ साइनेप्स इंश्योर दैट इंपल्स कैन ओनली ट्रेवल इन वन डायरेक्शन, बिकॉज ट्रांसमिशन के लिए अभी हमने देखा कि हमें न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए, एंड न्यूरोट्रांसमीटर इज ओनली प्रेजेंट इन दी एक्सॉन। एक्सॉन के टर्मिनल में मौजूद था ना, साइनेप्टिक नॉब क्या है? एक्सॉन का पार्ट है। तो एक्सॉन टर्मिनल में मौजूद है और न्यूरोट्रांसमीटर भी वहीं पर मौजूद है। तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा तो दूसरे न्यूरॉन को जाके ट्रिगर करेगा। तो एक्सॉन के पास न्यूरोट्रांसमीटर मौजूद है और डेंड्रॉन के पास नहीं होता। इसलिए कभी भी जो ट्रांसमिशन है वो डेंड्रॉन टू एक्सॉन नहीं होगी इन दो न्यूरॉन्स के दरमियान, हमेशा एक प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉन होगा और पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन का डेंड्रॉन होगा। यस और नो? Yes, sir. जी अफीफा, Yes, sir, clear. बात समझ में आ गई? अब्दुल मुईज, इफरा, लबीबा, सामिया, Yes, सना, sir. Yes. माज, Yes, sir. बस बेटा। सर मुझे इसमें हाँ बोलो बेटा। सर थोड़ा सा मसला आ रहा है क्या कि सर कि कितने जो ये जो साइनेप्टिक वेसिकल होती है इसमें न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं और जब इम्पल्स रन होती है तब ये उसके पास जाके मर्ज करते हैं, क्या कहते हैं, साइनेप्टिक नॉब के साथ साइनेप्टिक वेसिकल। जी? तो सर क्या कहते हैं उसमें से न्यूरोट्रांसमीटर जो होते हैं वो हाँ, लिक्विड की फॉर्म में होते हैं या तो फिर पार्टिकल्स लिक्विड की होते हैं, फॉर्म? लिक्विड होते हैं। दी मतलब सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। देखो ये डायग्राम नोट से उठाई मैंने डायग्राम, ये डायग्राम देख लो, आपको और बेहतर अंदाजा हो जाएगा। ये डायग्राम देख रहे हैं आप? ये आपके पास ये साइनेप्टिक नॉब है, इसके साइनेप्टिक वेसिकल्स है, न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होकर अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर्स पे जाकर क्या होगा, अटैच होगा। और देखो यहाँ पर वापस सक बैक करते हुए दिखा रहे हैं, यहाँ पर वापस आप Yes, देखें sir. तो बिल्कुल आप जब नोट्स पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल हलवा लिखा हुआ मिलेगा सारा कुछ। ठीक है? Okay, sir, yes. तो बेटा ये टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा साइनेप्टिक ट्रांसमिशन का भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गया और रिफ्लेक्स एक्शन न्यूरल टाइप्स वगैरह भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे ख्याल है जो इसमें नर्वस सिस्टम का पार्ट था उसमें आई हैव टू सी के, हाँ जी, Sir? नर्वस सिस्टम वाला। जी बेटा बोले। आप क्या मेरे थोड़ा सा जूम आउट करेंगे कि मैं स्क्रीनशॉट लेना चाह रही हूँ? क्या डायग्राम को? जी सर। डायग्राम को क्या देखना है डायग्राम में? ये लो। Sir, जी बेटा। can you re-explain how the impulse causes the synaptic vessel to react with the with the knob?
भाई इम्पल्स देखो साइनेप्टिक नॉब पे रन करती है, क्योंकि ये देखो ना ऊपर से ही आ रहा है साइनेप्टिक नॉब। अब साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन पर जब इम्पल्स रन करती है तो बेसिकली पूरी जो मेम्ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाती है, और वो जो साइनेप्टिक वेसिकल्स अंदर है, डायग्राम को देखो, इस डायग्राम में सब कुछ वैसे ही क्लियर है कि जनाब जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो सिग्नल की रिस्पॉन्स में टुवर्ड्स दी मेम्ब्रेन, टुवर्ड्स दी जो मेम्ब्रेन ऑफ दी साइनेप्टिक है, पर्पल वाली मेम्ब्रेन, उस तरफ मूव कर रही है, और मूव करके वहां जाके उस मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो रही है और अपने अंदर जो कंटेंट मौजूद है न्यूरोट्रांसमीटर का उसे रिलीज कर रही है। ये न्यूरोट्रांसमीटर का जो कंटेंट है आप देख रहे हो, ये देखो 1 2 3 की नंबरिंग दिख रही है तुम्हें, कहां चला गया, ये देखो 1 2 3 की नंबरिंग, ये स्टेज 1 में सिग्नल आ रहा है, स्टेज 2 में क्या हो रहा है, ये अट्रैक्शन हो रही है टुवर्ड्स दी साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन, फिर यहाँ पर रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर हो रहा है स्टेज 3 में, ठीक है। फिर ये न्यूरोट्रांसमीटर कहां जाके बाइंड हो रहा है, अपने स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स पे स्टेज 4 में, और जब स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर पे जाके बाइंड हुआ तो अगला न्यूरॉन जो है वो क्या हो गया, ट्रिगर हो गया, और जब अगला न्यूरॉन ट्रिगर हो गया तो हमने क्या देखा कि जो न्यूरोट्रांसमीटर हमने लगाए थे उनको हटा दिया और हटाकर वापस सक बैक कर लिया। यस और नो? Yes, sir, clear. ठीक है, तो बेटा मेरे ख्याल में जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सारा जो डिस्कशन था वो खत्म हो गया। कोई पार्ट रह गया हो तो मुझे बताइएगा। मेरे ख्याल में नर्वस सिस्टम की डिस्कशन यहाँ पर एंड होती है। जितने भी टॉपिक्स नर्वस सिस्टम से रिलेटेड थे वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कवर कर लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में वील बी स्टार्टिंग एंडोक्राइन सिस्टम, और मैं देख भी लूंगा कोई पार्ट रह तो नहीं गया नर्वस सिस्टम का, और एंडोक्राइन सिस्टम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में भी डिस्कशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज्यादा जबरदस्त डिस्कशन है, क्योंकि डायबिटीज का टॉपिक है, एड्रेनलिन का टॉपिक है जो कि एग्जाम में बहुत आता है, तो इंशाल्लाह बड़ा मजेदार टॉपिक रहेगा एंडोक्राइन का भी। और उसके बाद इंशाल्लाह सिस्टम ऑफ